नमस्कार दोस्तों, मैं एन.के. ठाकुर आपके अपने YouTube चैनल आर्यन स्टडी 946 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये आपका जो टॉपिक है ये BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका ये टॉपिक है, जिस सब्जेक्ट का नाम है भारत में लोकतांत्रिक विकास, संविधान और लोकतांत्रिक विकास। ठीक है, भारत में संविधान और लोकतांत्रिक विकास। और ये BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का है। इसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया था, पहला चैप्टर जिसमें संविधान का विकास था, संविधान के दर्शन थे और संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है और लाइक करना है और कमेंट करना है। ठीक है, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इससे हम BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, BA प्रोग्राम और इस UPSC से संबंधित चीज़ें हम पढ़ते हैं, तो ये चैनल से आप लाभ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसको आपको शेयर ज़रूर करना है वीडियो को। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि होता क्या है, आप लोग करते नहीं हो, देख लेते हो, देख के भूल जाते हो या छोड़ देते हो, सोचते हो बाद में कर देंगे, ऐसे भूल जाते हो। तो आप वीडियो को देखते समय आपको सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक का नाम है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें हम देखेंगे क्या, सबसे पहले तो देखेंगे मौलिक अधिकार की जो परिचय है, इसकी हम भूमिका या परिचय कैसे लिख सकते हैं। और दूसरा जो टॉपिक देखेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के लिए क्या व्यवस्था की गई है, कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तीसरा हम टॉपिक देखेंगे कि मौलिक अधिकार की क्या विशेषता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसे कहते हैं। और लास्ट हम देखेंगे मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर। इसी हम 5 टॉपिक के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मौलिक अधिकार की जो भूमिका या परिचय जिसको कहते हैं। ठीक है, ये आप हेडिंग बना सकते हो, भूमिका या परिचय। ये आपका पहला हेडिंग होगा आपके नोटबुक में, भूमिका या परिचय। तो इसमें देखिए, मौलिक अधिकार उस अधिकार को कहते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति समाज में रह के अपना विकास करना चाहता है तो उसे मौलिक अधिकार चाहिए, बिना मौलिक अधिकारों को अपना विकास नहीं कर सकता है। जैसे अगर हमें पढ़ने से रोक दिया जाए, बोलने से रोक दिया जाए, कहीं घूमने से रोक दिया जाए, तो क्या हमारा विकास हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसलिए मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए ज़रूरी है। लेकिन किसी भी सभ्य समाज में अधिकार सीमित मिलते हैं, मतलब सीमित रूप से अधिकार मिलते हैं और उसका पालन भी हमें एक मर्यादा के अंदर रह के करना पड़ता है। और जो असीमित अधिकार मिलते हैं वो जंगली समाजों में मिलते हैं, जो असभ्य समाज होते हैं, और वहाँ के लोग वो असभ्य रूप से अपने अधिकारों का पालन करते हैं। लेकिन सभ्य समाज में मौलिक अधिकार सीमित मिलते हैं और एक मर्यादा के अंदर रह के उसका हमें पालन करना पड़ता है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और ये मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से अपनाए गए हैं। तो इसे आपको भूमिका में लिखना है। ठीक है, भूमिका में एक बार और बोल देता हूँ कि मौलिक अधिकार उस अधिकार को कहते हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। व्यक्ति अगर समाज में रह के अपना विकास करना चाहता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है, तो उसे मौलिक अधिकार चाहिए। बिना मौलिक अधिकारों को अपना विकास नहीं कर सकता है। जैसे अगर हमें पढ़ने ना दिया जाए, हमें कहीं घूमने ना दिया जाए, हमें खेलने से रोक दिया जाए, हमें कुछ बोलने से रोक दिया जाए, तो क्या हमारा विकास होगा? नहीं होगा। इसलिए मौलिक अधिकार ज़रूरी हैं। लेकिन मौलिक अधिकार हमें सीमित रूप से मिलते हैं और एक मर्यादा के अंदर रह के हमें इसका पालन करना पड़ता है, चाहे इसका उपयोग करना पड़ता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है
और भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। ये आपको भूमिका में लिखना है। इसके बाद जो आपको सेकंड टॉपिक जो हेडिंग बनाना है, सेकंड जो भूमिका के बाद, वो आप बनाएंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में, इसको दूसरा हेडिंग कर सकते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, ये आपका दूसरा हेडिंग होगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। तो इसमें देखते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की क्या व्यवस्था की गई है। तो इसमें थोड़ा 2 लाइन आपको लिखना है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, चाहे अपनाया गया है, चाहे उसे देख के हम प्रभावित हुए हैं। और भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का विस्तार से वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में जितने विस्तार से मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, शायद उतने विस्तार से दुनिया के किसी भी देश में नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में निम्न प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो अब लिखना क्या है आपको, ये लिखिए कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को बहुत विस्तार से व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान में जितनी विस्तार से व्याख्या मौलिक अधिकारों की गई है, उतनी शायद दुनिया के किसी भी संविधान में मौलिक अधिकारों की विस्तार से व्याख्या या वर्णन नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो निम्न प्रकार के हैं। तो इतना लिखने के बाद फिर ये निम्न प्रकार में हम लिखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, और ये है आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, 14 से 18 तक में है समानता का अधिकार। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और ये है आपके अनुच्छेद 19 से 22 तक में। उसके बाद आपका तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये है आपके अनुच्छेद 23 से 24 तक में। उसके बाद आपका अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये है अनुच्छेद 25 से 28 तक में है। इसके बाद है आपका शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और ये है अनुच्छेद 29 से 30 तक। उसके बाद हमें संपत्ति का अधिकार। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान समय में मौलिक अधिकार नहीं रहा, लेकिन इसमें ये देखेंगे हटाया कब गया है। संपत्ति का अधिकार, ये है अनुच्छेद आपका 31 में। उसके बाद है लास्ट संवैधानिक
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है अनुच्छेद 32। ठीक है, तो आपका जो सेकंड हेडिंग होगा परिचय के बाद, वो होगा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। और इस अधिकार में जो मैंने 2-3 लाइन बताया था, उससे लिखने के बाद जो निम्न प्रकार का अधिकार है, ऐसे ही आपको लिख लेना है। और उसके बाद जो आप सेकंड हेडिंग बनाओगे इसमें, वो लिखोगे समानता का अधिकार। लेकिन ये हेडिंग बनाने से पहले हमें ये देखना है कि मैंने ये बताया था कि अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार है, लेकिन यहाँ 14 से स्टार्ट हुआ है, 32 पे ख़त्म हो गया है। तो 33, 34, 35 हम बाद में देखेंगे उसमें क्या दिया गया है। और यहाँ पे 2 अनुच्छेद और नहीं है, 12 और 13, तो उसमें भी हम देखते हैं कि उसमें क्या है। तो सबसे पहले 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा दी गई। राज्य मीन्स होता है सरकार। कभी भी हम पॉलिटिकल साइंस में जब राज्य लेते हैं तो इसका मतलब होता है सरकार। तो ये बताया गया है कि आखिर सरकार क्या होता है जो हमें मौलिक अधिकार देगी। ठीक है, कौन सी सरकार किसको कहेंगे। तो इसमें बताया गया है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार है, जितने भी स्थानीय निकाय है, चाहे पंचायत है, नगर निगम में है, चाहे कोई बैंक है, सबको, सरकारी चीज़ों को सबको सरकार माना गया है और उन्हीं सब मौलिक अधिकारों की मांग कर सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 में क्या लिखना है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। उसके बाद 13 में कहा गया है कि कोई भी सरकार का मतलब क्या है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, कोई भी सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, मौलिक अधिकार कम हो रहे हों, चाहे मौलिक अधिकार ख़त्म हो रहे हों। अगर वो कानून बना देते हैं जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, तो उस कानून को सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर देगी। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकारों का जो गार्जियन माना जाता है वो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। तो अनुच्छेद ये आपको 13 में लिखना है कि कोई भी कानून, कोई भी सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, कोई भी सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो। अगर वो कानून बना देते हैं तो उस कानून को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा, चाहे ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये आपको 13 में लिखना है। उसके बाद आपको हेडिंग बनाना है समानता का अधिकार। एक हेडिंग होगा आपका समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक, और इसको लिख के आपको अंडरलाइन करना है। 14 से 18 समानता का अधिकार, और इसको लिख के अंडरलाइन करना है। तो ये आपका अगला हेडिंग होगा और इसमें हम देखेंगे एक एक करके 14, 15, 16, 17, 18 अनुच्छेद में क्या है। तो इसमें पहला अनुच्छेद लिखिए, पहला पॉइंट अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, समक्ष का मतलब सामने की, कानून के सामने समानता की, कानून के सामने क्या है, सभी समान हैं। और दूसरी बात कही गई है कि कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण। इसका मतलब होता है कि कानून सबको बराबर नज़रिए से देखेगा और सब पे समान रूप से कानून लागू भी होगा। तो इसमें 2 शब्द है, कानून के समक्ष समानता, ये इंग्लैंड से लिया गया है, और कानून का समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया है। और इसका मतलब होता है कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे एक मजदूर हो, सभी कानून सबके लिए बराबर है। न्यायालय में जो न्याय की मूर्ति दिखाई जाती है, जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है, उस मूर्ति का मतलब क्या होता है, उनके हाथ में एक तराजू होता है। तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि कानून अंधा होता है, उसका मतलब ये होता है कि कटघरे में जो कटघरा होता है, कटघरे में कौन खड़ा है उस जज को नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और वो सबके लिए बराबर न्याय करेगा। उसे ये नहीं दिख रहा है कि कटघरे में उसका लड़का है या उसका दुश्मन है, वो सबके लिए बराबर है, उसे ये कुछ भी नहीं दिख रहा है। और बराबर जो तराजू का मतलब होता है, उसका मतलब वो बैलेंस, सबके लिए बराबर न्याय मिलेगा। तो अनुच्छेद 14 में लिखना क्या है कि अनुच्छेद 14 के अनुसार कानून के सामने सभी बराबर हैं, कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है, कुछ लोगों को इससे विशेष छूट दी गई है। और कुछ लोग कौन है,
एक राष्ट्रपति हैं और एक राज्यपाल है, उनको कानून के सामने कुछ छूट दी गई है। बाकी सभी आम नागरिकों में सबके लिए कानून बराबर है। उसके बाद आप अनुच्छेद 15 दूसरा लिखना है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को केवल जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये पहली बात है, क्योंकि इन चारों आधार पर ही भेदभाव होता है। या तो जाति के आधार पर भेदभाव होता है, या धर्म के आधार पर होता है, या लिंग के आधार पर मतलब लड़का या लड़की के आधार पर होता है, या जन्म स्थान के आधार पर होता है। तो इसमें कहा गया है किसी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी में अनुच्छेद 15 में दूसरी बात भी कही गई है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जाएगा, उसको कुओं से पानी भरने से नहीं रोका जाएगा, मंदिर मस्जिद में जाने से नहीं रोका जाएगा, किसी रेस्टोरेंट में जाने से नहीं रोका जाएगा, किसी पार्क में जाने से नहीं रोका जाएगा। तो ये अनुच्छेद 15 में, इतनी चीज़ें आपको अनुच्छेद 15 में लिखनी है। उसके बाद अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता, उसमें कहा गया है कि सबको अवसर समान रूप से अवसर मिलेगा, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कही गई है कि सभी लोगों को समान अवसर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि राज्य के अगर सरकार के साइड से कुछ बांटा जा रहा है, चाहे कोई वैकेंसी निकाली गई है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसमें सभी को समान रूप से अवसर दिया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर रोका नहीं जाएगा। अगर मान लीजिएगा 12th क्लास के बाद सरकार कोई वैकेंसी निकालती है, तो जितने भी 12th क्लास वाले हैं सबको ये मौका मिलेगा, किसी को धर्म, जाति, लिंगों के आधार पे रोका नहीं जाएगा। तो अनुच्छेद 16 में यही कहा है अवसर की समानता, ठीक है। लेकिन कहाँ पे? सरकारी चीज़ों में अवसर की बिल्कुल समानता दी गई है और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें अपवाद थोड़ा ये है कि सरकार चाहे तो किसी विशेष चीज़ के लिए विशेष मांग कर सकती है। जैसे रेलवे में अगर आपको जाना है तो रेलवे के लिए ITI चाहे कोई टेक्निकल चीज़ें मांग सकती है, वो 12th के बाद। आप ये नहीं कहेंगे कि सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है, ठीक है। और 17 में कहा गया है, अनुच्छेद 17, ये अगला है अनुच्छेद 17 में, कि 17 में क्या होता है, आखिर इसको शामिल क्यों किया गया कि प्राचीन काल में क्या होता था कि कुछ ऐसी जातियाँ थी जिनके साथ इतना भेदभाव, इतना छुआछूत का व्यवहार किया जाता था कि उनका समाज में रहना मुश्किल हो गया था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में ये व्यवस्था कर दी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं करेगा। तो इसमें लिखना क्या है, अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत पे निषेध, चाहे छुआछूत पे रोक लगाया गया है और कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत का कोई व्यवहार नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको अनुच्छेद 18 लिखना है और 18 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को शिक्षा और सेना के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में कोई उपाधि या टाइटल नहीं दिया जाएगा। आखिर ये रोक क्यों लगाया गया है? क्योंकि जब अंग्रेज हमारे यहाँ थे तो कुछ लोगों को मतलब कोई उपाधि दे के और समाज में असमानता फैला देते थे। जैसे किसी को राय बहादुर, खान बहादुर, राय साहब, राजा साहब, तो इस टाइप से उपाधि दे के और समाज में वो लोग असमानता फैला देते थे अंग्रेज। तो उसी को रोकने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्या किया, हमारे अपने लोगों ने क्या किया कि इसकी रोक लगा दी, इस पर रोक लगा दी और ये कहा कि लोगों को बस 2 ही क्षेत्र में उपाधि दी जाएगी, एक सेना के क्षेत्र में और एक शिक्षा के क्षेत्र में। अगर हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो हमें BA, MA, PhD की डिग्री मिलेगी। अगर कोई सेना में है तो उसको भी कर्नल, जनरल और ब्रिगेडियर की डिग्री मिलेगी, लेकिन इसके अलावा किसी अन्य क्षेत्र में कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। तो इसमें ये व्याख्या की गई है। तो इसको आप लिखो, इसमें 3-4 बातें कही गई है। पहले कि किसी भी व्यक्ति को सेना और शिक्षा के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। दूसरा कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश से कोई उपाधि नहीं लेगा।
अगर भारत का नागरिक है और कोई दूसरा देश भी उसको कुछ उपाधि दे रहा है, जैसे डॉक्टरेट की चाहे कुछ भी, तो उपाधि वो नहीं लेगा। तो दूसरी बात है, कोई भी भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश से कोई उपाधि नहीं लेगा। इसके बाद तीसरा लिखो, तीसरा में कहा गया है कि तीसरे बात कि अगर कोई विदेशी, अगर कोई दूसरे देश का नागरिक भारत में वो अगर नौकरी कर रहा है और उसको कोई दूसरा देश कोई उपाधि दे रहा है, तो उपाधि तभी लेगा जब हमारे राष्ट्रपति उसे लेने की इजाज़त दे दे। तो इसको लिखना है कि कोई विदेशी जो भारत में किसी पद पे है, अगर वो किसी दूसरे देश से उपाधि लेना चाहता है तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। ठीक है। और लास्ट में एक और इसमें लिखना है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति में संस्थाएं भी, नागरिक और व्यक्ति में अंतर होता है। नागरिक में सिर्फ इंसान होता है जो अपने देश के कानून और संविधान के अनुसार नागरिक है, लेकिन व्यक्ति में एक इंस्टीट्यूशन भी आ जाता है, एक संस्था भी आ जाता है। तो चौथी बात इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश से उपाधि लेने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति अवश्य ही लेगा। तो इसमें आपको ये समानता के अधिकार में इतनी बातें याद रखनी है। ठीक है। जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए, सबसे पहले आपको भूमिका लिखना है। भूमिका लिखने के बाद आपको ये हेडिंग डालनी, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों, ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, और उसमें जो 2-3 लाइन मैंने बताया वो लिखने के बाद लिखेंगे निम्न प्रकार के हैं, और उसके बाद ये सारे लिखेंगे। और उसके बाद हमने एक इसको डिटेल में देख लिया है, अनुच्छेद 14 से 18 जो समानता का अधिकार है उसमें क्या क्या व्यवस्था की गई है। हम आगे वाले सारे हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। ठीक है। तो अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, चाहे आप चाहते हैं कि इतनी ही ईजी भाषा में आपको आगे भी ऐसे पढ़ाता रहूँ चैप्टर वाइज, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, उन दोस्तों तक पहुंचाइए जो अभी तक क्लास से वंचित है। क्योंकि कोरोना काल में क्या ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं और गांव में कुछ लोग हैं तो वहाँ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, कुछ लोग शहरों में उनको टाइम भी नहीं मिल पा रहा, तो बहुत सारी दिक्कत है। तो उनके पास ये वीडियो पहुंचाइए, वो जब भी टाइम मिलेगा इसको देख के समझ लेंगे, एक बार सुनेंगे तो ही समझ में चीज़ें आ जाएंगी। और उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है जो अभी तक क्या करते हैं, देख तो लेते हैं चैनल लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे खास तौर से उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करते हैं, देख के भूल जाते हो कि बाद में सब्सक्राइब कर देंगे। तो प्लीज़ आप देखते समय ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद देखते रहो। जो भी आपको दिक्कत हो वो मुझे कमेंट करके बताओ, ज़रूर उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।